1100 पर इस पर आएंगे। पहले मार्केट दिखाइए। बैंक निफ्टी 270 पॉइंट ऊपर और मिड कैप में भी ठीक ठाक एक्शन, लेकिन लार्ज कैप्स और एक बार एनबीएफसीज रखिएगा जरा स्क्रीन पर। स्ट्रॉन्ग एनबीएफसीज बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और चोलामंडलम, ये 3 एनबीएफसीज। ये देखिए किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं आशीष, और कुछ हद तक लग रहा है गवर्नर साहब भी सिंबीज की आवाज़ देखते हैं। हम बात कर रहे थे $686 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स और 11 रुपए की डिटेलिंग समझाई थी। फंडामेंटल्स कितने मजबूत हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है रुपए से। और वैसे कल की चर्चा के बाद से रुपए बढ़िया, आप तो 90 के नीचे कामकाज करता हुआ, लेकिन पहले मार्केट्स की आपने बात छेड़ दी, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो सीएनबी सेवास के लिए वही पॉलिसी को डिटेल में डिकोड करेंगे अपने पैनल के साथ आगे। लेकिन हाँ, बढ़िया पॉलिसी, शानदार रिस्पॉन्स। और आज सुबह चर्चा हो रही थी कि भाई साहब वो परसों के लोज के एसएल के साथ तेजी का मन बना लीजिए इस बाजार में, क्योंकि 2 दिनों से जिस तरह के लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है, दमखम दिखा रहे हैं, इंपॉर्टेंट एवरेजेस को डिफेंड कर रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि तैयारी हो रही है चलने की। 1/4% निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी आधे % की मजबूती के साथ कामकाज करता हो, तो सुबह वो कन्विक्शन पे ऑफ करता हुआ। आई थिंक वो कल दोपहर का कन्विक्शन और ज्यादा प्ले ऑफ हुआ। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब ये मार्केट ने ना यहाँ से अब एक्सक्यूज नहीं है, अब लो नहीं टूटना चाहिए। अब अगर लो टूटा तो मतलब मार्केट में कुछ और दिक्कत है, लेकिन मार्केट के लिए जो चाहिए था वो मिल गया। देखिए FY26 के लिए 7.3% की जीडीपी ग्रोथ, Q3 के लिए 7%, Q4 के लिए 6.5%, अगले साल के लिए Q1 6.7%, Q2 6.8%, इन्फ्लेशन 2% फॉर FY26, Q3 में 0.6% और Q4 ऑनवर्ड्स 2.9%, 3.9% और 4%। तो Q1 और Q2 की अगर 3.94% की जीडीपी माने और करीब 6.87% की जीडीपी माने, तो हम नॉमिनल जीडीपी नंबर जो है वो करीब 11% के करीब का एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। और मेरे ख्याल से गवर्नर साहब ने इस एनवायरनमेंट में एक ठीक ठाक रेट डिलीवर की एक पॉलिसी। एक ही इम्पैक्ट है बस, डॉलर रुपी। मेरे ख्याल से डॉलर रुपी यहाँ से थोड़ा सा और अब गिर सकता है, वापस एक बार हम 90 को क्रॉस कर सकते हैं। हम ऑलरेडी देखें, अगर आप तो उस तरीके से मुंह दिखा रहे हैं, टेक्निकली हम ऑलमोस्ट 90 को वापस अप्रोच कर रहे हैं। ये बस थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहेगा, लेकिन आशीष पॉलिसी बहुत शानदार है, हमारे पैनल को जोड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक पॉलिसी। और आप आइए जरा, सब टिकर टीम डिटेल में नीचे चला रही है, पैनल को भी दिखाइए। पूरा का पूरा सीएनबी सेवास का पैनल जो मदद करने वाला है। गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब ने शुरुआत करी थी कि लुक बैक एट द ईयर विद सैटिस्फैक्शन। इससे बढ़िया हो नहीं सकता किसी भी गवर्नर के लिए, आरबीआई के लिए, उनकी एमपीसी के लिए, कि ग्रोथ तगड़ा तूल पकड़ रही है और इन्फ्लेशन एकदम एंकर्ड, एकदम स्वीट शॉट। इसलिए वर्ड यूज करा था गोल्डी लॉक सिनेरियो। 2 पॉज के बाद 25 बेसिस पॉइंट्स दरों में कटौती यूनानिमसली, यानी कि 6 के 6 एमपीसी मेंबर्स ने एक आवाज में 25 बेसिस पॉइंट दरों में कटौती की बात करी। एक बात अनुराग जी ने अभी चर्चा में पॉलिसी से पहले बोला था, लिक्विडिटी रिलेटेड स्टेप्स। तो ना सिर्फ दरों में कटौती, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की तैयारी, और दूसरी तरफ 3 साल का डॉलर रुपी बाय सेल स्वैप होगा $5 बिलियन का। डॉलर खरीद रहे होंगे, बाय कर रहे होंगे, तो उस समय लिक्विडिटी सिस्टम में, रुपया सिस्टम में आ रहा होगा। तो कुछ हद तक वो लिक्विडिटी की दिक्कतें किस हद तक हुई एड्रेस, इस पर आगे पैनल से बातचीत करूंगा। एक बात हम साथ साथ सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीडीपी के फोरकास्ट और इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस बदले जाएंगे। पिछली पॉलिसी में 3.1% की इन्फ्लेशन घटा के 2.6 करी थी, उसे फर्दर ट्रिम करके 2% कर दिया है। और अगर इन्फ्लेशन के कोर इन्फ्लेशन की चिंताएं हैं, तो गवर्नर साहब कह रहे हैं वो लार्जली सिर्फ आपके बुलियन, आपके प्रेशियस मेटल्स, आपका गोल्ड रिस्पॉन्सिबल है। 50 बेसिस पॉइंट उसी के कारण आई। ग्रोथ की बात जो अभी भी हुई है, मेरे ख्याल से 6.5% से बढ़ा के लास्ट पॉलिसी में 6.8 ले गए थे। अब हम, क्योंकि H1 में बहुत अच्छा सरप्राइज दे दिया है, 7.3% अब पूरे साल के ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं। ये सब अपडेट्स आ गए, बाकी स्क्रीन पे ग्राफिक्स के तौर पे चलता रहेगा। डीके जोशी सर, गुड मॉर्निंग। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 25 बेसिस पॉइंट, क्योंकि स्ट्रीट डिवाइडेड थी। हाँ, टिल्ट थोड़ा सा एक 25 बेसिस पॉइंट्स कट की तरफ ज्यादा था, लेकिन क्रिसिल क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? और ये क्या? हाँ, हमारा मानना था कि रेट कट होगा। हमने तो पिछली पॉलिसी में भी मेंटेन किया था, और जो हालात हैं वो पिछली पॉलिसी के मुकाबले और ज्यादा इन्फ्लेशन के मामले में बिनाइन हो गए थे। जब इन्फ्लेशन आपकी लोअर लिमिट से कम है और आपकी आगे देखते हुए भी आप देख रहे हैं कि वो आपके जो टारगेट है उससे नीचे रहने वाली है, तो फिर रेट कट
रेट एक तरह से बिल्कुल बनता है। और जहां तक कोर इन्फ्लेशन की बात है, एक बात और मैं ऐड करूंगा कि जब आप गोल्ड को निकालते हैं तो कोर इन्फ्लेशन अक्टूबर में केवल मात्र 2.6 थी। और इसका मतलब यह है कि जो डिमांड का प्रेशर इन्फ्लेशन पे पड़ता है वो कोर में दिखाई देता है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए उन्होंने टर्म यूज की थी रेयर गोल्डीलॉक्स सिनेरियो। सो आई थिंक उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी थी उसको इस्तेमाल किया, क्योंकि इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली उनको सरप्राइज दे रही थी। और आगे चलते हुए भी इन्फ्लेशन फॉरवर्ड लुकिंग व्यू भी है कि इन्फ्लेशन और नीचे आएगी। तो रेट कट तो बनता था इस मामले में। रेट कट तो बिल्कुल बनता था इस मामले में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आई थिंक हमारे पैनल में ज़्यादातर लोग ये मान के भी चल रहे थे कि रेट कट यहाँ पर होगा। अनुराग जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पॉलिसी को लेकर? मार्केट मीनवाइल उस रैली में अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती हुई और अब हम वापस रेड में आते हुए इसको रिफ्रेश करिएगा निफ्टी को। अनुराग जी, क्या व्यू रहेगा? रुपये भी देखिए आप 89.94 पर, हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर रेट कट आया तो रुपये पर एक और प्रेशर आएगा। आप कैसे देख रहे हैं इस पॉलिसी को? नहीं, आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव पॉलिसी है। आरबीआई का संगठित प्रयास है। अगर देखिए, सिर्फ आरबीआई रेट कट करता, पर अगर लिक्विडिटी या फॉरवर्ड गाइडेंस इतनी दबिश नहीं रखता, शायद बॉन्ड मार्केट थोड़ा सेल ऑफ हो जाता, क्योंकि बॉन्ड मार्केट शायद इसको लास्ट रेट कट मानता। पर जो आरबीआई ने रेट कट के साथ साथ लिक्विडिटी पे इंडिकेशंस दी हैं, 1 लाख करोड़ ओएमओ, 5 बिलियन का एफएक्स बाय सेल स्वैप, और बोला है कि आगे भी वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि हमारे अनुमान के हिसाब से जो भी सिस्टम लिक्विडिटी है, बैंकिंग सिस्टम, करीब 3 लाख करोड़ है, जो मार्च तक जाते जाते करीब 1 लाख से भी कम हो जाती है। तो आई थिंक ये लिक्विडिटी जो मेजर्स दिए हैं और जो उन्होंने कंफर्ट दिखाया है इन्फ्लेशन के ऊपर, करंट अकाउंट के ऊपर, जैसे आपने भी कहा आरओपी के ऊपर, पर करंट अकाउंट पे आरबीआई एक क्लियरली कंफर्ट दिखा रहे हैं। तो हमारे हिसाब से एटलीस्ट बॉन्ड मार्केट इसको काफी कंस्ट्रक्टिवली देखेगा। आरबीआई का फोकस ना सिर्फ रेट कट बट एक मॉनेटरी ट्रांसमिशन पे भी है। तो जो लिक्विडिटी पे मेजर्स दे रहे हैं, इससे बॉन्ड डील्स और जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं उन पे भी बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा, और ओवरऑल मॉनेटरी ट्रांसमिशन इससे थोड़ा जल्दी आना चाहिए इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक है। बढ़िया लिक्विडिटी इंजेक्शन होता हुआ दरों में कटौती आती हुई, और दरों में कटौती तब आई है अदिति जब अगले हफ्ते वो यूएस फेड भी अपना पॉलिसी अनाउंसमेंट कर रहा होगा। आई एम श्योर वो 6 एमपीसी के मेंबर्स ने उस पर विचार विमर्श करा होगा। ये 25 बेसिस पॉइंट्स का कट, हालांकि सब डाउट में है अगले हफ्ते वो क्या कर रहे होंगे, लेकिन लार्जली ये फैक्टर इन करा गया होगा कि शायद 25 बेसिस पॉइंट कट वहां आएगा तो कंफर्ट वापस रुपये में आ जाएगा। ये बात तो हुई होगी ना उन एमपीसी मेंबर्स में? देखिए, वो तो स्पेकुलेशन है, बट हाँ, आई वुड इमेजिन की बात तो यही होगी कि फेड और बाकी सारे सेंट्रल बैंक्स भी आगे जाके किस तरह से पॉलिसी एक्शन लेंगे। आई थिंक मेरे लिए 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग थी। आई मीन, जैसे मैं पहले भी कह रही थी, क्लोज कॉल थी हमारा। जीडीपी देखने के बाद कॉल चेंज हुआ था पॉज से कट, सॉरी, कट से पॉज पर। तो आई एम स्लाइटली सरप्राइज कि ये आ गया आज, ये कट। हमारे हिसाब से ये फाइनल कट ही होगा। थोड़ा मुझे लगा कि एक मेरे को जो स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि बिनाइन इन्फ्लेशन हैज अलाउड अस टू रिमेन ग्रोथ सपोर्टिव। आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओवरऑल मुझे लगा कि ज्यादा कमेंट्री इन्फ्लेशन पे ही थी, ग्रोथ पे थोड़ी कम थी। आगे जाके वैसे भी अब Q3 का डेटा शायद नई जीडीपी सीरीज पे ही आएगा, तो इन एनी केस अब ग्रोथ के जो प्रोजेक्शंस है वो और एक्चुअल जो एस्टिमेट्स आते हैं एनओसू की तरफ से, उनमें आगे जाके थोड़ा गैप आ सकता है। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, मेरे हिसाब से आपने थोड़ा अनुजी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट किया है, क्योंकि वो सिर्फ सीपीआई नहीं ऐड करी है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई का कोई एक वेटेड एवरेज ऐड करी है, और डब्ल्यूपीआई तो अगले साल भी हमें काफी धीमा ही रख रहा है, 2 to 3% मैक्स। तो आई थिंक आपने जो नॉमिनल जीडीपी का फिगर बोला है उससे शायद थोड़ा कम ही, आप कम से कम 100 बेसिस पॉइंट्स कम अज्यूम कीजिए। हमारे साथ अभय अग्रवाल भी जुड़े हैं। अभय जी, गुड मॉर्निंग। अभय जी बताइए, आप कैसे देख रहे हैं पॉलिसी को? ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कई बार आती है पॉलिसी के बाद, लेकिन स्ट्रक्चरली क्या व्यू रहेगा इस पॉलिसी को लेकर? या गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक इस पॉलिसी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मार्केट को पसंद नहीं आएगा, पर जैसे आपने कहा, मार्केट इस समय कुछ टेक्निकल फैक्टर्स से जूझ रहा है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा प्ले आउट होते होते। सो बट ओवरऑल मैं कहूँगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब कम होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, आप ग्रोथ रेट आपका अच्छा है,
और तीसरी बात, जो गवर्नर ने बिल्कुल भी ग्लोबल फैक्टर्स की ज़्यादा चर्चा नहीं करी, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारा ग्रोथ रेट अच्छा है और हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, और उसमें भी उन्होंने एक रेट कट दिया। सो आई थिंक बहुत पॉजिटिव सिग्नलिंग है मार्केट के लिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहेगी, प्राइवेट कैपेक्स को स्टार्ट करें, कॉर्पोरेट अर्निंग्स को इंप्रूव करें। आई थिंक मार्केट्स के लिए सारे ट्रिगर हैं फ्रैंकली, पर मार्केट शॉर्ट टर्म में शायद पॉजिटिवली ना रिएक्ट करे तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा, क्योंकि टेक्निकल फैक्टर्स काफी प्ले कर रहे हैं इस समय। अभी एडवांस टैक्स की भी डेट है अगले हफ्ते। सो आई थिंक अगर मार्केट के रिएक्शन को इग्नोर करें तो आई थिंक पॉलिसी बाय इटसेल्फ इज वेरी पॉजिटिव। एक मैं चीज जो देखना चाहूंगा डिटेल्स में, या शायद वो बाद में बात करें, कि कैसे ट्रांसमिशन होगा रेट्स का और लिक्विडिटी का बॉटम ऑफ द पिरामिड। क्योंकि हमने देखा है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड जो माइक्रो फाइनेंस बायर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जेएलजी ग्रुप्स हैं, उनका 1 लाख करोड़ से ऊपर का टोटल लेंडिंग गिरा है। तो वो गार्डरेल्स नए लगाए आरबीआई ने और एमफिन ने उसके बाद, तो वो वापस कैसे आता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है जीडीपी ग्रोथ के लिए। इतना बड़ा सेगमेंट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो इन एन एनवायरनमेंट जहां पे लिक्विडिटी सिस्टम में काफी है पर बॉटम ऑफ द पिरामिड को नहीं पहुंच रही है, आई थिंक आरबीआई कुछ भी ट्विक करे उसको करने के लिए, तो आई थिंक वो फर्दर मार्केट का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। पर ओवरऑल अनुज बहुत पॉजिटिव है फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव दैट यू कैन लुक एट। बढ़िया पॉजिटिव पॉलिसी है। ट्रांसमिशन शायद एक रीजन होगा। 100 बेसिस पॉइंट्स का कट, उतना ट्रांसमिशन हुआ नहीं था, तो इसीलिए भी कई लोग कह रहे थे दरों में कटौती की जरूरत इसीलिए है कि वो ट्रांसमिशन और बढ़िया तरीके से हो जाए। खैर, एक बैंकर को आगे जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छा, निफ्टी घूम फिर के पॉलिसी जब अनाउंस हो रही थी 10 बजे के आसपास, जहां पे हम निफ्टी में मार्केट जहां खड़े थे मोटा मोटी उसी के करीब आने की कोशिश अब करते हुए थोड़ा ठीक है। वो अभय सर कह भी रहे हैं कि वॉलेटाइल है, उसमें ज्यादा तवज्जो ना दें। अच्छा जोशी सर, एक तो जीडीपी बहुत स्ट्रांग, उसके बाद गवर्नर साहब ने कहा कि हाई फ्रीक्वेंसी डेटा होल्डिंग अप, सम साइंस ऑफ वीकनेस। मेरे ख्याल से उसमें उन्होंने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो मेरे ख्याल से आईआईपी नंबर्स में दिक्कत आ रही थी उसकी बात करी। इसके अलावा भी कोई दिक्कतें सामने आ रही थी क्या, या मैंने मिस कर दिया? देखिए, एक तो यह है कि अभी हमारी ट्रेड डील हुई नहीं है, और अगर ये टैरिफ्स हिट करते हैं तो बिल्कुल एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट दिखाई देगा। उन्होंने ये भी साथ में कहा कि ग्लोबल रिस्क अभी भी बने हुए हैं। तो एक तरह से जो एनवायरनमेंट है उसमें अनसर्टेनिटी हर चीज को लेकर रहेगी। जो भी प्रोजेक्शन हम करेंगे उनको भी, उनका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं वो थोड़ा वाइड होगा, उसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है। और जैसा कि अदिति जी ने भी बोला था कि अभी नई सीरीज भी आने वाली है, वो क्या दिखाएगी, क्योंकि एक बहुत मतलब कॉम्प्रिहेंसिव चेंज आ रहा है कैलकुलेशन में, जीडीपी के मेथड में, और तो उस वजह से अब रीबेस हो रहा है, तो उस वजह से भी कुछ डेविएशंस दिखाई दे सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ा इंतजार करूंगा कि 2022-23 के बेस पे जब फरवरी में डेटा रिलीज होता है वो क्या दिखा रहा है। पर ओवरऑल आई थिंक ये है कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट अब जो स्पेंडिंग है सेकेंड हाफ में कम करेगी। उन्होंने फ्रंट लोडिंग टर्म यूज किया था कि कैपेक्स वाज फ्रंट लोडेड, इसका मतलब यह है कि सेकेंड हाफ में थोड़ा कम होगा। फिस्कली भी थोड़ा स्ट्रेस है क्योंकि टैक्स कलेक्शंस ज्यादा नहीं दिखा दे। वो उसका कारण यह है कि नॉमिनल ग्रोथ बहुत लो है, तो रियल ग्रोथ 8% में होने के बावजूद भी टैक्स कलेक्शंस का टारगेट बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली मैच कर पाना। तो इस तरह से आई थिंक ग्रोथ अच्छी है, पर उसके नीचे थोड़ा सा आई थिंक अनसर्टेनिटी और थोड़ा सा वीकनेस बनी हुई है। ये बात सही है। नॉमिनल वो तो सरदर्द है ही है, वो इंडिया इंक के लिए भी सरदर्द है, प्राइवेट केपेक्स के लिए भी सरदर्द है, और गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन के लिए भी सरदर्द है। जहां तक प्रोजेक्शंस की बात है, सब गलत पड़े बाय द वे। साल की शुरुआत में आरबीआई ने खुद क्या प्रोजेक्शन रखे थे इन्फ्लेशन और ग्रोथ के, और आज हाफ ईयर डाउन द लाइन तस्वीर किस तरह से बदली हुई आपको नजर आ रही है। तो जो प्रोजेक्शंस हैं उसको तो इस बदलती परिस्थिति में पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना जरूरी है। और हाँ, एक रीजन ये भी था, अगले बार जब बैठक हो रही होगी तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगे होंगे, नई सीरीज की चर्चा, बजट भी आने की कगार, बजट भी होगा, तो बहुत कुछ बदल रहा होगा। तो एक लास्ट मौका हो सकता था, अगर काटना था दरों में कटौती का, तो क्लैरिटी के साथ इस साइकिल में यहाँ काट लेते। अदिति, एक चीज और, कंफ्यूजन इस पॉलिसी में आउटकम को लेकर था, और एक और चीज थी कि कहीं वो ये इस साइकिल का अगर आना भी है तो कहीं लास्ट रेट कट ना हो। जब एमपीसी आवाज की बैठी थी तो एक आध एक्सपर्ट को ये तक मानना था कि भाई साहब वो तो पिछली पॉलिसी के साथ ही खत्म हो चुका है मौका, पर अब तो दरों में कटौती आ गई।
कोई सटल हिंट, क्योंकि गवर्नर एक तो यूनानिमसली वोट करा, दूसरा न्यूट्रल का स्टैंड मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहो ना अभी कि लास्ट इन द साइकिल है, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी या आप लोग मान रहे हो? देखिए, जब 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हुआ था उस समय मुझे लगा था कि एक और 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट अगस्त की पॉलिसी में आ सकता है। वो अगस्त में नहीं आया, वो अक्टूबर में नहीं आया, वो अब जाके दिसंबर में आया है। तो मेरा तो यही कॉल था कि स्पेस उतनी ही बची थी कि एक 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट और हो। तो अभी तो मैं उम्मीद नहीं लगाऊंगी कि और रेट कटेंगे। इसके आगे आई मीन अगर आप ये भी देखिए कि अगर हम रफली बोलें कि अगले साल सीपीआई इन्फ्लेशन 4% का एवरेज पे रहेगा और जो जीडीपी ग्रोथ है वो अगर 6.5 से 7% के बीच सपोज आती है, बहुत इफ्स एंड बट्स हैं कि ग्रोथ किस लेवल पे आएगी। आई थिंक अगले साल के लिए पॉसिबली ग्रोथ के लिए जो रेंज हम लेके रेंज ऑफ आउटकम्स ग्रोथ के लिए ज्यादा वाइड है, शायद इन्फ्लेशन के लिए कुछ अनसर्टेनिटीज मैं कहती हूँ कम है। तो उसमें 5% का टर्मिनल रेट मुझे तो थोड़ा कम लग रहा है। 5.25 आई थिंक वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर नाउ। ऑलराइट। चलिए काम करते हैं, थोड़ी ट्रेड्स ले लेते हैं, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो गया है। अमित सेठ, सोमिल और अरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी बताइए, आपने क्या पिक किया इस समय? जी अनुज जी, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर ये स्टॉक देखें तो कल एक बुलिश पिन बार 50 डे मूविंग एवरेज पे बनाया था और आज के सत्र में ये एक अच्छे सपोर्ट जोन से बाउंस कर रहा है। 3687 का इसका प्राइस है, बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 3640, 3640 का टारगेट्स रहेंगे 3775 के। ओके, M&M। अरुण जी आपकी ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग सर। एंड मुझे लग रहा है बजाज फिनसर्व में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। दो दिन के हाईस निकले हैं, तो बजाज फिनसर्व में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2052 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2103 तक के टारगेट्स। बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा। सोमिल, कोई ट्रेड बढ़िया सा रडार पे? बजाज फाइनेंस है मेरे पास। बजाज फाइनेंस ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऊपर की तरफ तोड़ा है। बहुत ही अच्छा सेटअप है। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी ऊपर तोड़ी है। स्टॉप लॉस रहेगा 1020, टारगेट रहेगा 1125। इसमें आप कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस रहेगा 1050 का, एट द मनी है ऑलमोस्ट। और इसका जो भाव चल रहा है इस समय 23 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 11 रुपीज। टारगेट ऊपर में मुझे लगता है कि 40 के ऊपर भी जा सकता है। ओके। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर। मार्केट अब वापस कोशिश कर रहा है, वो जो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी उससे उबरने की। अब देखते हैं हम डे हाई क्रॉस करेंगे या नहीं। बैंक निफ्टी ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन आशीष एक तो मिड कैप अंडर परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा उस पर दिक्कत है, क्योंकि अगर ये लास्ट रेट कट है थोड़ा सा उसका आई थिंक एक फैक्टर हो सकता है। और दूसरा आईटी पर नज़र रखें, क्योंकि अब मार्केट के लिए अगला बड़ा ट्रिगर फेड का होगा। और अगर फेड से आप एक्सपेक्ट करें, देखिए जिस तरीके से एकदम से निफ्टी आईटी में रैली आई है ना, उसके दो कारण हैं। एक तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर रेट कट आया तो रुपी पर वापस प्रेशर आएगा, और रुपी ऑलरेडी अब आप देखें तो 90 क्रॉस कर रहा है। ये देखिए ये, और जिस तरीके से इंट्राडे लो था 89.70, वहाँ से 90 क्रॉस किया इसने। फैक्टर नंबर 1, रुपी अब यहाँ से और गिरेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। और गवर्नर साहब की उससे क्लियर था कि वो कंफर्टेबल है, क्योंकि जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व हैं, जो हमने कल भी बात की थी, तो ऐसा कोई 90 कोई हवा नहीं है कि 90 पर आकर के बस 90 को तो बचाना। इकोनॉमी के कंसर्न्स नहीं है, इकोनॉमी के कंसर्न्स नहीं है उस हिसाब से, तो वो पॉजिटिव है। और दूसरा, अब मार्केट के लिए अगला फोकस फेड, तो इस वजह से ये दोनों का फैक्टर है कि आप निफ्टी आईटी लेकर आइए एक बार जरा, क्योंकि सबका फोकस पिछले 15 मिनटों में बैंक्स एनबीएफसी पर रहा होगा। इस बीच में क्वाइटली अगर किसी ने रैली दिखाई है तो वो निफ्टी आईटी है, और अगर मार्केट को कोई वापस निफ्टी को कोई पुल बैक पर लेकर आ रहा है तो निफ्टी आईटी की वजह से। बिल्कुल ठीक। आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे, दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव, और ऑफ लेट पिछले 2 दिनों से आपने देखा होगा आईटी में एक्यूमुलेशन कंटिन्यू करता हुआ। सोमिल, निफ्टी आईटी या इंडिविजुअल कोई आईटी स्टॉक जिसके थ्रू अच्छी रैली दिखा सकता है। ऑलरेडी ट्रेडिंग अबाउट द एवरेजेस, हार्ट ऑफ हाई बॉटम फॉर्मेशन है। 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है ये स्टॉक, लेकिन मुझे लगता है कि दैट विल नॉट बी अ हर्डल, बिकॉज वीकली मंथली चार्ट्स पे भी हार्ट ऑफ हाई बॉटम बन रहे हैं। ट्रेंड रिवर्सल का साइंस है। मुझे लगता है ऊपर में 3600 के आसपास इसके टारगेट्स बना सकते हैं इन द मीडियम टर्म आउटलुक। सो टीसीएस वुड बी माय प्रेफर्ड पिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। परफेक्ट है। टीसीएस सबसे प्रेफर्ड पिक। आईटी में पॉजिटिव, पिछले 2-3 दिनों से अच्छी तेजी और आज भी अच्छे मूव्स बनते हुए रुपया 90 के वापस ऊपर कामकाज करना शुरू करता हुआ। अनुराग जी,
यूटीआई एएमसी में आप लोग का आकलन रुपए को लेकर, रुपया सिर्फ जेन्युइनली एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट करने के लिए, डेप्रिशिएट करने के लिए आरबीआई का कंफर्ट है, ऐसा मान के चलूं, या कोई और भी रीजन है जो आप लोग को समझ पड़ता है? आज के लिए नहीं, जनरली जो रुपए में वीकनेस आई है। जी, आई थिंक जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, ऑल्दो रुपी में एक्टिवली कोई ट्रेड नहीं करते, बट जो ब्रॉड एक अंडरस्टैंडिंग है कि इस साल दोनों चीजें हो रही हैं। एक जो एफडीआई आउटफ्लो हो रहे हैं, वो एक कारण है रुपी में थोड़ा वीकनेस का। सेकेंडली जो जैसे यूएस ट्रेड डील की वजह से थोड़ा सा एक्सपेक्टेड जो वाइडनिंग है करंट अकाउंट डेफिसिट में, लाइक टिपिकली करंट अकाउंट डेफिसिट 0.6-0.7% ऑफ जीडीपी रहता था, अभी इस साल आशंका है कि 1% के थोड़ा सा करीब जाएगा। तो जो वाइडनिंग दिख रही है, जो प्रेशर है एक्सपोर्ट्स पे, और जो थोड़ा इक्विटी से आउटफ्लो हो रहा है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से ये ट्रेंड है, करेक्शन है। दूसरा, एक आरबीआई का इंटरवेंशन भी अगर आप देखें पिछले 3-4 साल में काफी एक्टिव रहता था। तो एक आरबीआई ने काफी नैरो रेंज बनाई हुई थी रुपए की। तो एज दिस ईयर प्रोबेबली आरबीआई ने भी वो रेंज थोड़ी सी रिलैक्स की है, और वो हमारे हिसाब से सही भी है, क्योंकि अगर हम पे थोड़ा सा टैरिफ का प्रेशर है, ट्रेड का प्रेशर है, तो वो बेटर है हमारे लिए एज अ कंट्री की जो रुपी है वो कंपेटिटिव हो, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए रुपी एक सही लेवल पे हो, ताकि उनको एक बेनिफिट मिले। तो हमारे हिसाब से ये इसमें पूरा एक वेल थॉट आउट रैशनल है आरबीआई का, वो रेंज थोड़ी रिलैक्स करने का और रुपी को अपना पड़ाव खुद ढूंढने देने का। लग रहा है आरबीआई का कंफर्ट दिख रहा है रुपए की इस कमजोरी के साथ, और अर्थव्यवस्था को लेकर तो कोई इशू है नहीं, तो इसलिए ज्यादा घबराने की रुपए की कमजोरी को देख के जरूरत है नहीं।